Dear students of class 11th, today's our topic is features and functions of Mesopotamian temples. Features and functions of Mesopotamian temples. आप समझ चुके हैं कि आज का लेसन जो हमारा है वो है मेसोपोटामियन के मंदिरों के बारे में, इनके फीचर्स क्या थे, इनके मंदिर कैसे थे और इनकी फंक्शंस क्या थी. The temples of Mesopotamia have played a significant role in the history of Mesopotamia. ये जो मेसोपोटामिया के टेम्पल्स है, दे हैव प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया की हिस्ट्री को समझने में, परखने में वहाँ के मंदिरों का एक बहुत बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है. The earliest temples of Mesopotamia was a small shrine made of unbaked bricks. ये जो पहले ज़माने में, जब से पहले पहले ये जो मेसोपोटामिया के ये जो टेम्पल्स थे, they were like small shrines made up of unbaked bricks, और कच्चे ईंटों के बने हुए थे. Temples were residences of various gods. टेम्पल्स जो थे, these temples were the residences, रिहाइश गाह थे of various gods. आप जानते हैं कि ये जो अदर दैन रिलीजन के लोग हैं, इनके पास बहुत से गॉड्स होते थे. तो जैसे एक ही गॉड इनके पास नहीं होता था, तो इसी वजह से यहाँ पर लिखा गया है टेम्पल्स वेर द रेजिडेंसीज ऑफ वेरियस. यहाँ पर जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वेरियस गॉड्स, दैट मीन्स वहाँ पर उनके बहुत से गॉड्स हुआ करते थे. एंड दीज टेम्पल्स वेर द रेजिडेंसीज ऑफ दीज गॉड्स. टेम्पल्स बिकेम लार्ज ओवर टाइम विथ सेवरल रूम्स अराउंड ओपन कोर्टयार्ड. वक़्त गुजरने के साथ साथ, with the passage of time, these temples became larger. With the increase in population or with the increase in their functions, these temples became, with the passage of time, larger with several rooms. और इसके कमरों की तादाद भी बढ़ाई गई अराउंड ओपन कोर्टयार्ड, और इसके सामने दाएं बाएं पीछे एक बहुत मैदान भी, कोर्टयार्ड मीन्स एक बहुत बड़ा मैदान भी रखा गया जहाँ श्रद्धालुओं की आना जाना होती थी. जैसे आजकल हम टेम्पल्स के दाएं बाएं एक खुला मैदान होता है, जैसे हमारे मस्जिदों के सामने एक मैदान सा होता है, इसी तरह से विद द पसेज ऑफ टाइम, ये जो पहले ये स्मॉल श्राइन ये टेम्पल हुआ करते थे, विद द पसेज ऑफ टाइम दीज टेम्पल्स बिकेम लार्जर. अब इनकी कमरों की तादाद भी बढ़ाई गई और इसके दाएं बाएं आगे पीछे वो कोर्टयार्ड भी बढ़ा दिया गया. टेम्पल्स ऑलवेज हैव देयर outer walls going in and out at regular intervals. Temples always have their outer walls going in and out. यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो टेम्पल्स थे, इनके जो आउटर वॉल्स थे were going in and out, ये किसी रिमोट पर नहीं थे कि कभी बाहर फेंक जाते थे, कभी अंदर लाते थे. जैसा कि आप यहाँ पर कहीं गलत न समझेंगे कि ये जो बाहर वाले दीवार थे, ये कहीं रिमोट पर नहीं थे, कभी बाहर जाते थे कभी अंदर लाते थे जैसे कि आजकल. नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि विथ रेगुलर इंटरवल्स, वक्त गुजरने के साथ साथ कभी इसकी बाहर वालों को बाहर की तरफ लिया जाता था, यानी इसकी वसअत दी जाती थी, कभी किसी वक्त इनको अंदर लिया जाता था, इनमें कमी की जाती थी. ये सब कुछ लेबरर्स के ज़रिए से होता था कि चूँकि उस ज़माने में टेक्नोलॉजी का इतना दौर नहीं था. ऐसे यहाँ पर आप लोगों को ये पूरा समझना है कि यहाँ उस वक़्त टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था कि आप मत समझ लेंगे कि ये कभी बाहर लिया जाते थे रिमोट के ज़रिए से, कभी इनकी दीवारों को अंदर लिया जाता था. नहीं, बल्कि इसकी वसअत दी जाती थी. कभी इनकी दीवारों को बाहर लिया जाता था, कभी कभार इनकी दीवारों को फिर सुकड़ाया जाता था विद द रेगुलर इंटरवल, वक्त और मियाद के हिसाब से, जितनी ज़रूरत थी उसी के हिसाब से. द गॉड वॉज द फोकस ऑफ वर्शिप. ये बात यहाँ पर आपको याद रखनी है, दिस इज सर्टन दैट द गॉड वाज द फोकस ऑफ वर्शिप. तो ये जो इनके अंदर ये गॉड्स इनके हुआ करते थे, दे वर द फोकस ऑफ वर्शिप, इन्हीं की इबादत, इन्हीं की पूजा की जाती थी.
फोकस जो सब कुछ तवज्जो जो थी वो इन्हीं गॉड्स की तरफ हुआ करती थी वर्शिप की. पीपल ब्रॉट ग्रेन कर्ड फिश टू गॉड्स. लोगों का क्या सिस्टम था, लोग ये जो इस मंदिरों में ये पुजारी बैठा बैठा करते थे हिंदू धर्म के, या जो इनका धर्म उस वक्त था, इनके जो पुजारी हुआ करते हैं, लोग इनके लिए क्या लाते थे, कभी कभार इनके लिए ग्रेन्स लाते थे, यानी ग्रेन्स इनके लिए फूड लाते थे, कर्ड लाते थे, जैसे हम कर्ड दही को कहते हैं वो लाते थे. कभी कभार इन गॉड्स के लिए फिश यानी मछलियाँ लाया करते थे. तो इनका गुजारा सिर्फ इन्हीं पर होता था. यहाँ पर यह बात एक और बाहर जात होती है कि यहाँ पर पत्थरों के बुत इन मंदिरों में नहीं हुआ करते थे कि जिनके लिए ये ग्रेन्स लाए, कर्ड लाए, फिश लाए. यहाँ पर इनके जो ब्राह्मण जात के लोग, ज़्यादा ऊंचे लोग थे, यही बैठा करते थे, इन्हीं के लिए ये लोग ये लाया करते थे. यहाँ पर ये एक बात जाहिर हो जाती है. द गॉड वॉज द थ्योरेटिकल ओनर ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड. यहाँ ये बात याद रखनी है, जो गॉड जो मंदिरों में रहा करते थे, ये पादरी जो मंदिरों में रहा करते थे, ये इनके गॉड थे. दे वर द थ्योरेटिकल मीन्स असली ओनर. थ्योरेटिकल मीन्स असली ओनर, मालिक थे ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड. ये जो बाकी ज़मींदारों किसानों के पास जो लैंड था, दिस बिलोंग्स टू द गॉड्स. ये मंदिर का ज़मीन हुआ करता था. ये जो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है कि दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ द टेम्पल्स. यहाँ पर अब हम यहाँ इस चीज़ का ये जो लिखा है, द गॉड वाज द थ्योरेटिकल ओनर ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, यहाँ आपको ये चीज़ भी याद रखना है कि दिस लैंड बिलोंग्स टू टेम्पल्स. जैसे कि हमें किसी जगह यहाँ पर औकाफ की ज़मीन होती है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, किसी जगह ये औकाफ की ज़मीन होती है, औकाफ एक जगह है, दूसरी जगह इसकी ज़मीन ये, जैसे हम कहते हैं कि ये औकाफ की ज़मीन है, इसी तरह यहाँ पर ये जो एग्रीकल्चर लैंड या जो फिशरीज़ थी या जो हर्ड्स ऑफ लोकल कम्युनिटी, जहाँ में लोगों के असली इनके मालिक जो थ्योरेटिकल इनके जो ये असली मालिक थे, ये मंदिरों की ज़मीन हुआ करती थी. प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज ऑयल प्रेसिंग. अब इन मंदिरों में और क्या काम होता था, प्रोडक्शन प्रोसेस यानी गुज़ायात बनाने की, उसमें ऑयल प्रेसिंग तेल निकालना. जैसे कि आज भी हम जैसे सरसों से बाकी चीज़ों से तेल निकालते हैं, इसी तरह ऑयल भी, ऑयल प्रेसिंग, यहाँ पर तेल निकाला जाता था. ग्रेन ग्राइंडिंग, जैसे कि जो ग्रेन्स थे, चाहे चावल था, मक्की था, जवार था, बाजरा था, जो भी था, इसकी ग्राइंडिंग यहाँ पर होती थी. ग्राइंडिंग मीन्स इसकी पिसाई हुआ करती थी, इसकी पिसाई होती थी. ये भी मंदिर में हुआ करती थी. स्पिनिंग एंड वीविंग ऑफ वूलन क्लोथ्स वाज डन इन टेम्पल्स. यहाँ पर आपको याद रखनी है, स्पिनिंग यानी काता जाता जो इसको जो ऊन को, एंड वीविंग और इसके बाद कपड़े बनाने का काम, वूलन कपड़े बनाने का काम भी, दिस वाज डन इन द टेम्पल्स. आपको याद रखना है कि यहाँ पर सब कुछ जो होता था वो इन्हीं मंदिरों में हुआ करता था. यानी प्रोडक्शन प्रोसेस सब कुछ, grinding of grains, spinning and weaving of cloths, this all was done in the temple. यहाँ आपको एक बात याद रखनी कि each and everything was done in the temples. Each and everything was done in the temples. Thus, temple became the main urban institution. जब यह इतना काम हुआ करता था, तो इस वजह से ये कहना जायज़ है कि दिस वाज द मेन इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन के लिए यही ज़रूरी है कि प्रोडक्शन हो, क्लॉथ्स बने, प्रोडक्शन हो, चीज़ तैयार हो. तो these temples not only were the places of worship, but these were the urbanization institutions. बाय ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन, ये कैसी और प्रोडक्शन की और भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग होती थी. एम्प्लॉइंग मर्चेंट्स, यहाँ पर फिर मज़दूर लगते थे, फिर ये दुकानदार जैसे इसके मर्चेंट्स कारोबार करने वाले लोग आते थे. एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अब जब यहाँ पर अर्बनाइजेशन माल भेजा जाता था, बाहर जाता था, तो यहाँ पर लाजमन ही तौर पर इसका रिकॉर्ड रखा जाता था, कितना आया और कितना गया. एंड अलॉटमेंट ऑफ ग्रेन्स, और सब कुछ इसी का हिसाब रखा जाता था, कितना आया और कितना गया.
प्लोइंग एनिमल्स, ब्रीड, बीर, फिश, इस सब का चीज़ का यहाँ पर हिसाब। अब हम यहाँ पर कहेंगे इन अर्ली Mesopotamium, these temples not only were the places of worship, but these were the institutions, or we will say centers of urbanization.